गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास एंड प्लस वन क्लास। आज हम एक और कंबाइंड लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं और इसके बाद जो प्लस वन क्लास है उनका सिलेबस अलग से स्टार्ट हो जाएगा और नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है वो अलग से स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो आज का लेक्चर है ये दोनों क्लासों के लिए कंबाइन है और यहाँ पर हम इन दोनों क्लासों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूं बेटे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करिए, नहीं तो हम मंडे से सैटरडे तक जितना भी काम करवाएंगे संडे को लाइव आकर के आपके सभी के डाउट्स लेने की कोशिश करेंगे। और चाहे वो लेक्चर हमारा 20 मिनट का चले या 1 घंटे का चले, हम सारा सिलेबस एक वीक में जितना भी हमने करवाया है उस सारे सिलेबस को हम रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है बेटा, टॉपिक चल रहा था हमारा, जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर हम काम कर रहे थे और यहाँ तक हमने ना जो पढ़ लिया था वो क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी हमने, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी थी। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था बेटा। उन सारी बातों का यूज करके एक जगह जाकर के हम रुक जाते हैं। हमें ये पता चल गया कि एक एटम के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। हमें पता चल गया एक एटम के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद चैंडविक साइंटिस्ट आता है, वो कहता है कि भाई इसमें एक पार्टिकल और है, न्यूट्रॉन है, जो इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है। फिर यहां पर है ना लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, एटम के अंदर प्रोटॉन की लोकेशन क्या है। उस लोकेशन के बारे में हमें काफी समस्याएं, काफी प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम को हमारे सामने एक साइंटिस्ट आता है। उस साइंटिस्ट का नाम था प्यारे बच्चों रदरफोर्ड। क्या नाम था बेटा? दैट इज रदरफोर्ड बेटा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको हम बोल देते हैं। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट हमें करके दिखाया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों इसने एक गोल्ड की फॉइल ली बेटा, ठीक है। क्या ली बच्चों? गोल्ड की फॉइल। गोल्ड की फॉइल अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ जो परिवार हैं वो घर पर प्याज खाते हैं बेटा, जो हम प्याज मार्केट से मिलता है। और उस प्याज के अंदर है ना, अगर हम ऊपर का एक छिलका उतार लेते हैं, प्याज का ऊपर का एक छिलका उतार लेते हैं तो उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट छिलका निकलता है। अगर उस ट्रांसपेरेंट छिलके का भी आप 100वां हिस्सा कर ले तो इतनी पतली ये परतली थी किसकी बेटा? गोल्ड की। गोल्ड की ही क्यों ली? क्योंकि जब ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय ना गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंटों में काउंट किया जाता था। गोल्ड को सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंटों में काउंट किया जाता था। तो इस रदरफोर्ड ने कहा कि अगर मैं एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर किसी भी एलिमेंट के एटम, अगर मैं एक लेस रिएक्टिव यानी कि गोल्ड की फॉइल के ऊपर किसी भी एलिमेंट के एटमों को एक सीक्वेंस में मैं अरेंज कर लेता हूं। कैसे अरेंज कर लेता हूं? सपोज करें कि आपको यहां पर ये गोल्ड के एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटमों को इसने एक इस तरीके से है ना क्या कर लिया बेटा, ऐसे यहां पर एडजस्ट कर लिया, ऐसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटम उसने इस तरीके से अरेंज कर लिए। उसके बाद क्या किया बच्चों? यहां पर अल्फा पार्टिकल, किसकी बेटा? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी, बौछार कर दी, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से इसके ऊपर किसके बेटा? अल्फा पार्टिकलों की बौछार कर दी। बहुत ज्यादा हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर डाले गए। क्या हुआ? वहां से कुछ अल्फा पार्टिकल तो विदाउट एनी स्कैटरिंग बेटा कैसे निकल गए? बिल्कुल सीधे निकल गए, उनमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। जैसे ही हमने गोल्ड की फॉइल के ऊपर किसी एलिमेंटों को ना किसी एलिमेंट के एटमों को एडजस्ट किया, उसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकलों की बौछार करी और अल्फा पार्टिकलों की बौछार इतनी स्पीड से करी, इतनी हाईली स्पीड से करी कि हमें क्या दिखाई दिया? कुछ अल्फा पार्टिकल तो बिना विदाउट एनी स्कैटरिंग, बिना कोई अपने पाथ को चेंज करे हुए कैसे निकलते हुए दिखाई दिए? सीधे निकलते हुए दिखाई दिए। तो यहां पर वो रदरफोर्ड कहता है कि जो एटम का आउटर सरफेस है, एटम का कौन बेटे? आउटर जो सरफेस है, आउटर जो हमारे पास क्या है सरफेस है, वो कैसा पड़ा है बेटा? एम्प्टी पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी चीज नहीं है, जिसकी वजह से है ना अगर कोई भी पार्टिकल होता तो कहीं ना कहीं ये अल्फा पार्टिकलों की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता।
यहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसी वजह से ये पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहे हैं। इसमें हमें कोई भी डिफेक्ट हमें देखने को, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने सोडियम ले लिया, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, वैलेंसी क्या बनेगी 2, 8 और 1। आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और जर्नल वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो पहले सेल में 2 होने चाहिए, यहां पर 2 है, दूसरे सेल में 8 होने चाहिए, यहां पर भी 8 है, तीसरे सेल में 8 होने चाहिए, यहां पर 1 है। तो कितने की कमी है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए आप एक बात सोचिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8 थर्ड सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है नहीं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम सरफेस कैसा रह गया बेटा, एम्प्टी रह गया, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकलों में कोई भी चेंजेस नहीं आए। वो विदाउट चेंजेस कैसे निकल गए बेटा, सीधे निकल गए। तो यहां पर रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एटम का जो है ना आउटर सरफेस कैसा पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, जिसकी वजह से कोई भी उसमें दिक्कतें नहीं आ रही है। ठीक है, फिर उसने क्या देखा बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल है ना साइड में टकरा करके, ऐसे साइड में टकरा करके क्या हुए, बैंड होते हुए दिखाई दिए, साइड में टकराए और बैंड होते हुए दिखाई दिए। तो जब जैसे ये बैंड हुए, कितना बेटा मैक्सिमम बैंडेज, मैक्सिमम जो एंगल है, जो डाइवर्ट एंगल हुआ है वो कितना बेटा 90 डिग्री का हुआ। यहां उसने कहा कि भाई कोई भी चीज अगर साइड में किनारे पर टकराती है, दो चीज अगर आपस में किनारे पर टकराएंगी तो दोनों चीजों की क्या बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। तो यहां से भी हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या देखा बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर के अंदर जा रहे हैं और वहां से टकरा करके कहां आ रहे हैं, उसी पाथ पर वापिस आते हुए दिखाई दिए। मैंने ये थोड़ी लाइन टेढ़े इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ आए कि ये पार्टिकल है ना बैंड होकर के वापिस आ रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल थे ना बेटे, मान लो ये एक कोई एटम था, उसके सेंटर पर जाकर के ये अल्फा पार्टिकल वापिस आता हुआ इसको दिखाई दिया। यहां उसने सोचने पर हमें मजबूर किया, क्या कहा कि अगर अल्फा जिसके ऊपर है ना, अल्फा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलने वाली वेव्स है, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मास उसका 4 है, इतना चार्ज होने की वजह से, और ये तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, अगर इतना हैवी चार्ज अगर इससे छोटे से पार्टिकल पर डालूंगा, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से, तो इस अल्फा पार्टिकल को सीधे जाना चाहिए था, इसको ना बीच से कट कर सकती थी, इसके अंदर से वो इंटरफेयर करती हुई बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी। बट अगर वो वहां पर सीधी ना जाकर के बैंड होकर के वापस आई है, इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं इस एटम के सेंटर के अंदर कौन है, हैवी पॉजिटिव चार्ज है। कौन है बेटा, हैवी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या है बच्चों, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब बेटे पॉजिटिव चार्ज को ही क्या किया होगा बेटा, रिपेल किया होगा। पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को ही क्या किया होगा, रिपेल किया होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो कहां भागते हैं बेटा, दूर भागते हैं। और रिपेल कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बढ़ाया गया फील्ड उसको रिपेल करता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सेंटर के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, रिपेल किया है। तो यहां से उसने लोकेशन लोकेटेड कर दी किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। और एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर लोकेशन सबसे पहले एटम के अंदर प्रोटॉन की लोकेशन किसने बताई थी बेटा, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताई थी थ्रू द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग किसकी करी बेटा, अल्फा पार्टिकल की। अब ये जो सारी बातें हैं मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं। इसने क्या किया बेटा, गोल्ड की एक फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल के ऊपर इसने ना किसी भी एलिमेंट के एटमों को एक सीक्वेंस में एक सीरीज में उसको अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या किया, अल्फा पार्टिकलों की बहुत ज्यादा बौछार करी, बहुत स्पीड से बौछार करी, तो उसको क्या दिखाई दिया, कुछ अल्फा पार्टिकल तो विदाउट एनी स्कैटरिंग सीधे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या पता चला भाई एटम का जो आउटर सरफेस है ना वो एम्प्टी पड़ा है, जिसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। कुछ अल्फा पार्टिकल साइड में टकरा करके बैंड हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल साइड में टकरा करके बैंड हो गए। तो उसने कहा जब दो चीजें किनारे पर टकराती हैं तो उनकी डायरेक्शन में चेंजेस आता है, जितने ज्यादा स्पीड से टकराएंगे उतना ही उसके बैंड बन जाएगा, उतना ही उसका एंगल डाइवर्ट हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम एंगल डाइवर्शन उसको कितना दिखाई दिया, 90 डिग्री का दिखाई दिया। और इस बात से भी कोई भी हमें रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। बट कुछ अल्फा पार्टिकल बेटा एटम के सेंटर पर टकराते हैं और वापस मुड़ करके आते हुए दिखाई दिए। तो यहां उसने सोचने पर हमें मजबूर किया कि भाई
इसका मतलब अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया होगा, जिसकी वजह से ये जो मोमेंटम है वापिस अल्फा पार्टिकल के आने की, ये ड्यू टू द रिपल्सन हुई है, ये पार्टिकल ऐसे नहीं आए हैं। इन बातों पर डिपेंड होकर के रदरफोर्ड ने ना हमारे सामने बेटा एक क्या बनाया बच्चों, एटम तैयार किया, मॉडल ऑफ एन एटम बेटा। ठीक है, रदरफोर्ड ने हमारे सामने क्या तैयार किया बच्चों, एक एटम तैयार किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह सकते हैं, या रदरफोर्ड इसको लिखेंगे बेटा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम बेटा। एक एटम का मॉडल तैयार किया बेटा। ठीक है, एक एटम का मॉडल तैयार किया, किसकी बात पर डिपेंड होकर के, न्यूक्लियस का मतलब उसके सेंटर के अंदर जो चीजें चेंजेस आ रही थी ना, उन बातों पर डिपेंड होकर के इसने हमारे सामने ना रदरफोर्ड ने क्या किया, एक हमारे सामने मॉडल तैयार किया। और सबसे पहले एटम का जो मॉडल दिखाने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था बच्चों, हमारे पास से रदरफोर्ड था, और उसके ऊपर उसने काम किया। इसने क्या कहा, इसने कहा एन एटम हैव ए सेंटर, कोई भी एटम क्या रखता है, एक सेंटर रखता है। एन एटम हैव ए सेंटर। ठीक है, इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एक एटम जो क्या रखता है, सेंटर रखता है, और उस सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस, अब इसी के अंदर बेटा इन द न्यूक्लियस बेटा, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, इट लाइज टू पार्टिकल्स, टू सब पार्टिकल भी हम लिख सकते हैं इसको, सब पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल हम एटम को कह रहे हैं, तो एटम के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब पार्टिकल। न्यूक्लियस के अंदर इसने कहा कि भाई दो पार्टिकल पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटे, ये गलत लिखा गया, इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या कहता है, दोबारा सुने, एन एटम हैव ए सेंटर, कोई एटम क्या रखता है, एक सेंटर रहता है, और सेंटर को हम किस नाम से जानेंगे, न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। न्यूक्लियस के अंदर दो सब पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसको हम प्रोटॉन के रूप में, प्रोटॉन की फॉर्म में या और न्यूट्रॉन की फॉर्म में हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, यहां तक भी बात ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने कहा बेटा, in an atom the number of proton always be depends upon its atomic number। क्या कहता है बेटा, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, इस बारे में हमें कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पर। यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही ज्यादा उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन कहां पर लाइज करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर लाइज करेंगे। ठीक है, तीसरी बात आप सुने बेटा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज very small as to size of atom। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा छोटा पाया जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर देखिए, एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें से एटम के 3 पार्टिकलों में से 2 पार्टिकल हमारे किस में लाइज करते हैं, न्यूक्लियस में लाइज करते हैं, और न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा छोटा पाया जाता है एटम के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो फोर्थ पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, द होल मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो टोटल मास है, लाइज इन द
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किस में लाइज करता है बेटा? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। पॉइंट नोट करें बेटा, देखो क्या कहता है, जो टोटल मास है ना, किसी भी एटम का जो टोटल मास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टोटल मास है ना, पूरे एटम का जो मास है वो केवल न्यूक्लियस में लाइज करता है। पूरे एटम का साइज से कितना बड़ा हो, कोई मैटर लाइज नहीं करता साइज के ऊपर। जो उसका मास है ना वो किस में लाइज करता है? न्यूक्लियस में लाइज करता है, उसी एटम के, जिस एटम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। और किस फॉर्म में बेटा, किस फॉर्म में पाया जाता है वो? न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूं कि एक एटम का साइज कितना भी बड़ा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसका टोटल मास है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस में दो पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके रूप में उसका मास पाया जाता है। यानी कि सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मैं सम कर दूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो वो उसके मास के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा जी, तो आगे हमारे पास क्या आता है? आगे हमारे पास आता है, देखिए भाई, अब इसके बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट आता है बच्चों। पांचवा पॉइंट, 4 पॉइंट हमने कर लिए। पांचवा पॉइंट जो है वो हमें बताता है, पांचवा पॉइंट बेटा, 5th पॉइंट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या कहता है भाई बच्चों? जो न्यूक्लियस होता है ना वो किससे घिरा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं। लोकेशन के बारे में सबसे पहले किसने? रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताया था कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की जो आपकी लोकेशन है वो कहां पाई जाती है? न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल पाए जाएंगे। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग चक्कर लगाता हुआ पाएगा, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। आगे लिखिए बेटा, 6ठा पॉइंट, इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या समझ में आया बेटा? क्या कहता है? किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो प्रोटॉन के बराबर पाई जाती है। ठीक है, सो एट ग्राउंडेड स्टेट किसको कहते हैं बेटा? जब तक कोई एटम किसी के साथ नहीं जुड़ा है या उसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया है, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले, इलेक्ट्रॉन नहीं डाले, वो चार्ज कैरी नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री स्टेट जो होती है ना उसको हम ग्राउंडेड स्टेट कहते हैं। सो एट ग्राउंडेड स्टेट इट बिकम का मतलब बेटा, इट की जगह कौन आ गया? एटम बिकम न्यूट्रल बेटा। ठीक है, एटम क्या पाया जाता है? न्यूट्रल पाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब 7वीं जो प्रॉपर्टी है बेटा, 7वीं क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टेशनरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेशनरी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुकता। इट ऑलवेज बी ट्रेवल विद ए स्पेसिफिक वेलोसिटी टू डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुकता। इट ट्रेवल विद ए स्पेसिफिक वेलोसिटी
वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन निकालते हैं डालते हैं तो उस समय इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, तो उस समय वेलोसिटी में चेंज आना यानी कि स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो विद ए स्पेसिफिक वेलोसिटी टू डिपेंड अपॉन नंबर एनर्जी ऑफ सेल, टू डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ सेल, सेल की एनर्जी के ऊपर वो बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुकता और वो अपनी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करता है। पहले सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी अलग है, वो उसी एनर्जी से चक्कर लगा रहा है। दूसरे सेल की जो एनर्जी है वो अलग वे से चक्कर लगा रही है, तीसरे सेल की एनर्जी अलग तरीके से चक्कर लगा रही है। तो वो सारी है ना किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन बातों पर डिपेंड करती है। और जो 8वां पॉइंट है बेटा, एटम can neither be created nor be destroyed। एटम को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और एटम को ना ही हम कभी खत्म कर सकते, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स थे बेटा। एक बार मैं फिर आपको दोबारा समझाता हूं। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोकेशन को ढूंढा। किसकी लोकेशन बेटा, प्रोटॉन की लोकेशन, जो सेंटर के अंदर पाई गई। सेंटर का नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियस। कितने प्रोटॉन होंगे वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पर, और वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल पाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। और पूरा जो न्यूक्लियस का जो साइज है पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा पाया जाता है, और इसी वजह से वो इस तरह एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया कि भाई अगर इनके बीच में ना जो साइज की बात करें तो साइज बहुत ज्यादा छोटा है, और अगर उसके मास की बात करूं तो जो होल मास ऑफ एन एटम, पूरे एटम का जो मास है वो केवल उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर लाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, जितने उसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें प्रोटॉन है और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है उसमें नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुकते, वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो डिपेंड करते हैं सेल की एनर्जी के ऊपर। जितनी सेल की एनर्जी बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका मोमेंटम बना रहेगा। एटम को ना तो हम कभी उत्पन्न कर सकते और ना ही कभी खत्म किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, यहां तक तो हमारी जो ये 4 क्लासें हुई हैं बेटा, ये सारी की सारी जो क्लासें हैं 9th क्लास और +1 क्लास के लिए यहाँ तक तो थी सेम बेटा। इसके बाद जो आगे की क्लासें हम करेंगे वो हमारी सेपरेटली हो जाएंगी। +1 के बाद बच्चे यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और 9th क्लास के बच्चे थोड़ा सा उस टॉपिक से थोड़ा अलग होकर के हम अलग तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही करवाते हैं बच्चों। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, पढ़ाई करें, माता पिता और गुरुजियों का आदर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।